तो हम सीधे चलेंगे यहां से जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में स्थिति क्या है, जबलपुर की तस्वीर क्या है लोकसभा चुनाव की। राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का लोकसभा चुनाव कहता क्या है। तो आइए सीधे चलते हैं राकेश सिंह के साथ जबलपुर। – 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस बार फिर मोदी सरकार। इस कड़ी में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह, जो कि जबलपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में बस थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन इस बार की स्थिति क्या कहती है, इस बार के मुद्दे क्या कहते हैं, ये समझने के लिए हम उनके साथ इस सफर में हैं, फिलहाल हवाई यात्रा में हैं और समझने की कोशिश करते हैं, मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, अगर इस बार के लोकसभा चुनाव को हम देखें तो इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कहता है और किन मायनों में खास है? देखिए, ये पहला ऐसा लोकसभा का चुनाव है जिसने देश की जनता के भीतर बहुत उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता केवल चुनाव के परिणामों को लेकर नहीं है, उत्सुकता है इस देश के भविष्य को लेकर, क्योंकि लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां आम जनता के हित की योजनाएं बनी, उसके साथ साथ देश एक ताकतवर देश के रूप में उभरकर सामने आया। दुनिया में भारत का मान सम्मान और साख बढ़ी, विश्वसनीयता बढ़ी। आज लोगों को गर्व होता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा देश भी भारत की उपेक्षा करके कोई निर्णय नहीं कर सकता, और इसलिए लोगों को यह महसूस होता है कि लोकसभा का चुनाव ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, ये देश के लिए होने वाला चुनाव है, और इसलिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही नेतृत्व जाना चाहिए। लेकिन राकेश जी, हम सुन रहे थे चुनाव के पहले जो स्थिति थी उसमें बात विकास की होती थी, उसमें बात होती थी कि आपकी जीडीपी क्या है, उसमें बात होती थी विदेशों में आपका प्रभाव क्या है, उसमें बात होती थी शौचालय की, उसमें बात होती थी आर्थिक नीतियों की, उसमें बात होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें बात होती थी कि आपके कैसे छोटे शहरों को हम अच्छा रूप दे सकें। लेकिन अचानक जैसे जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है और करीब देश की 54% आबादी वोट कर चुकी है, अचानक से इस चुनाव में भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं और मानो लग रहा है कि विकास छोटा हो गया और ये मुद्दे बड़े हो गए। देखिए, ऐसा है, पिछले 5 सालों में लोगों ने एक बात महसूस कर ली कि पिछले 55-56 सालों में विकास का जो स्वरूप लोग देखना चाहते थे वो उन्होंने देखा है। आप बताइए, किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, धरती से लेकर आसमान तक कहां परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे लाइन में डबलिंग से लेके ब्रॉडगेज कन्वर्जन से लेके और नई लाइनें बिछने तक जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। हवाई सेवाओं के मामले में देश में जबरदस्त परिवर्तन आया है, और उसके साथ साथ चारों तरफ लोगों को ये लगता है, चाहे वो कृषि का मुद्दा हो, किसानों की भलाई का विषय आता हो, देश के सभी वर्गों को अलग अलग जोड़कर उनके हित की योजनाएं बनाकर उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने का विषय हो, और उसके साथ साथ देश का जो मध्यम वर्ग है, जो हमेशा ये महसूस करता था कि कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है, पहली बार देश के मध्यम वर्ग को भी ये महसूस हुआ है कि सरकार ने उसकी सुनवाई की है। देश के गरीब को ये लगता है कि ये सरकार उसकी अपनी सरकार है, और मुझे लगता है कि विकास के मायने शायद यही है कि एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, वो सारी आवश्यकताएं लोगों को जो उनकी जीवन शैली के लिए उपयोगी है वो उनको मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान वो सब भी हो रहा है। और उसके साथ मैंने अभी अभी कहा आपसे कि पहली बार लोगों को लगा है कि देश एक ताकतवर देश के रूप में उभरकर सामने आया है। अभी तक तो होता ये था कि दुनिया के नक्शे में हम कहीं ना कहीं अलग थलग पीछे दिखाई देते थे, लेकिन आज जब हम मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारा नेतृत्व तो इतना मजबूत और इतना लोकप्रिय है कि दुनिया में उसकी आवाज और गूंज है, तो स्वाभाविक रूप से आज उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जनता उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहती है, और ये मुद्दे जनता के बीच के बने। भोपाल से फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्यों?
देखिए, ये कोई अनायास नहीं है। साध्वी पहले से भी, साधु संत साध्वी, ये राजनीति में आते आए हैं। और राजनीति को भी अगर हमें निर्मल रखना है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शुचिता की बात की राजनीति के क्षेत्र में, तो वहां भी आवश्यक है कि इस तरह के साधु संत साध्वी जनता के बीच में रहे, जन नेता के रूप में रहे। राजनीति की बात कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये वो साध्वी हैं जो चाकूबाजी करती थी, इनके ऊपर चाकू चलाने का भी केस है। कांग्रेस साध्वी प्रज्ञा जी के आने के बाद बुरी तरीके से भयभीत है। दिग्गी जी की घिग्गी बंधी हुई है। और उसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेता, उनको लगता है कि साध्वी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा दे दिया है जिनकी जीत सुनिश्चित है। और भोपाल पे बड़ा ढिंढोरा था कि साहब दिग्विजय सिंह जी आए हैं और वो चुनाव जीतेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी से एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अब उनको लग रहा है कि हार निश्चित है, और इसलिए तमाम कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं एक महिला को लेकर, एक ऐसी महिला जिसके साथ तमाम वो अत्याचार हुए जिनकी कल्पना भी किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं की जा सकती। और वो महिला अगर चुनाव के मैदान में उतरी है तो कांग्रेस भयभीत क्यों है? यही चर्चा चल रही है कि जिस किसी ने ये निर्णय लिया है वो एक बड़ा चाणक्य है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की संज्ञा वो देते हैं दिग्विजय सिंह, और जिसके ऊपर आरोप लगा उसी के सामने खड़ा कर दिया गया। तो एक साथ कई काज देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे पोलराइज करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर असर देखा जा रहा है। टिकट मिलता है प्रज्ञा को भोपाल से, और दिल्ली में इसके लगते हैं पोस्टर। देखिए, सवाल 29 सीटों को प्रभावित करने का नहीं है, लेकिन देश में लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, और उसके साथ साथ न्याय भी लोगों को चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने, मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि बहुत कुछ भोगा है, बहुत कष्ट उठाए हैं, चलने फिरने में कठिनाई है। एक महिला पर इतने भीषण अत्याचार जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो अच्छा बोलती हैं, अच्छा विषय रखती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, साध्वी हैं, और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। कांग्रेस भयभीत क्यों है? कांग्रेस मुकाबला करे, सामना करे। राकेश जी, आप जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जबलपुर से आपके सामने विवेक तनखा को खड़ा किया गया है, और वहां पर जो चर्चा चल रही है, चर्चा जो है वो तो आप भी जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि विवेक तनखा साहब दिल्ली में रहते हैं और उतना जुड़ाव लोगों का नहीं है, ऐसा लोग वहां जिक्र करते हैं। लेकिन फिर भी इस बार के चुनाव में, क्योंकि इस बार अगर आप जीते, और अगर, क्योंकि ये तो फैसला तय करेगा, अगर केंद्र में सरकार बनी तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता, जबलपुर की जनता वहां पर आपको देखेगी जिसका सपना सजा है, वो कई साल से इंतजार कर रही है। तो इस बार किन मुद्दों के जरिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जबलपुर 15 साल पहले का जबलपुर, आप अखबार पुराने उठाकर देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था। 15 साल पहले स्वाभाविक रूप से सब तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कांग्रेस के ही नेताओं का बोलबाला था, सरकारें उनकी हुआ करती थी। लेकिन जबलपुर और ये पूरा महाकौशल उपेक्षित माना जाता था। जबलपुर में हमारे रिक्शा चलाने वाले किसी भाई से भी आप अगर बात करें तो चर्चा के दौरान वो कहेगा कि हमारी बहुत उपेक्षा हुई है। उपेक्षा का ये दंश दूर हुआ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, उमा जी और शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और वहां से जबलपुर के विकास की गाथा प्रारंभ हुई। लगभग उसी समय पर लोकसभा में मैं चुनकर आया, और जबलपुर के विकास के उन सारे मुद्दों को हमने उठाया जिनकी जबलपुर को आवश्यकता थी। और आज ये कहते हुए मुझे खुशी है कि पिछले 15 सालों में जबलपुर एक महानगर के स्वरूप में आकर खड़ा है। वो सारी चीजें जो किसी महानगर को चाहिए, वो सब कुछ वहां पर है, और इसलिए जबलपुर की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद भी दे रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है, और भरोसा है कि इस बार भी जबलपुर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। चुनाव के बाद क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हम सभी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। नेतृत्व जब जो निर्णय करता है उसको स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि किनारे पर आते आते नाव अटक गई? देखिए, विधानसभा के चुनाव में लगभग हम ये मानकर चल रहे थे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन ही रही है। कहीं ना कहीं
कुछ हमसे चूक हुई और शायद कुछ जगहों तक हम लोगों को अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए और उसके कारण से केवल 3 सीटें अगर हमारी बढ़ गई होती तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास होता और इसलिए बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला है। फर्क इतना है कि दुर्घटनावश सरकार उनकी बन गई है जो स्थायी नहीं है और हम आशान्वित हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 3 महीनों में समझ लिया कि सरकार में फर्क क्या होता है। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब क्या फर्क था और आज क्या फर्क है। जो वायदे जनता से इन्होंने किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा वायदा था किसानों की कर्ज माफी का। नहीं, आज हम गांव-गांव जाकर पूछते हैं और कोई भी किसान हमको ये नहीं मिलता जो ये कहे कि उसका कर्ज माफ हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। युवाओं से हम पूछते हैं बेरोजगारी भत्ता मिला, कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता, कोई युवा ये नहीं बोलता कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिला। इन्होंने कहा था खेती के लिए 12 घंटे बिजली देंगे। बिजली की दुर्दशा हो गई है। नहीं तो बिजली तो आप बंद करवा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बिजली बंद करा रही है, बीजेपी बिजली कट करवा रही है और ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस स्वीकारोक्ति के बाद इस्तीफा देना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि दुर्घटनावश हमारी सरकार बन गई थी। वास्तव में हम अक्षम लोग हैं, हम सरकार नहीं चला सकते क्योंकि सरकार हम चलाते हैं और बिजली विभाग के बारे में हम धारणा ये बनाकर जनता के सामने रखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। चाहिए इनको ये था सरकार बनने के साथ कि जो वायदे इन्होंने किए थे वो पूरे हो, उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन ये तबादले में लग गए। एक तरफ से अधिकारियों से वसूली शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में काम करने वाला समाज का हर वो वर्ग जो व्यापार व्यवसाय करता है, जो सरकार से जुड़ा हुआ है, सारे लोग परेशान हैं। सबको लगता है कि ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। सीधे सीधे लोगों को बुलाया जाता है, पैसों की बात की जाती है। तो पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था ठप है, मासूम बच्चों की हत्याएं होती हैं, जहां तहां गुंडा राज देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ, ई टेंडरिंग मामले पर कुछ हुआ जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो क्या इसे झुटलाया जा सकता है कि जानबूझकर ये एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? हम चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार को कि कहीं कुछ गलत है तो आप कार्रवाई करके दिखाइए। किसने रोका है आपको? आयकर के छापे पड़े, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सहयोगियों के यहाँ छापे पड़े, प्रमुख लोगों के यहाँ छापे पड़े। अगर उसमें अवैध धन मिल रहा है और जिसका सोर्स वो नहीं बता पा रहे हैं, 281 करोड़ रुपए का हिसाब किताब की जानकारी मिल रही है, तो इससे बौखलाकर आप केवल जवाबी व कार्यवाही करोगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी क्या फोकट में चुनाव लड़ती है? दिग्विजय सिंह क्या फोकट में बीजेपी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसा इन्होंने चुनाव के लिए इकट्ठा किया है। केवल 3 महीने के अंदर अंदर 281 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे कर लिए। गरीब जनता के लिए आपके पास पैसे नहीं है। 5,000 रुपए की राशि किसी गरीब की मृत्यु पर उसको दी जाती थी, आपने वो भी बंद कर दी। गरीब का मरना भी कांग्रेस की सरकार में मुसीबत हो गया गरीब के लिए, यानी वो चैन से मर भी नहीं सकता, उसके कफन दफन की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी और जनता में उसके कारण असंतोष है। जनता में असंतोष आ रहा है तो उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। लोग कह रहे हैं कि कुछ विधायक आपके संपर्क में हैं और चुनाव के बाद खेल हो जाएगा। कांग्रेस दरअसल में अपने अंतर्द्वंद से बुरी तरह से घिरी हुई है और इसके कारण से ये मंत्रिमंडल का विकास भी नहीं कर पा रहे, तो स्वाभाविक है कि विरोध आ रहा है। कांग्रेस के खुद के विधायक जो मंत्री बनने की प्रतीक्षा में है, वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर आपने निर्दलीयों में से किसी को मंत्री बनाया तो हम आपके साथ नहीं होंगे। तो बुरी तरीके से अंतर्द्वंद में घिरी हुई ये सरकार चलने वाली नहीं है और ये अपने अंतर्द्वंद के कारण, खुद के बोझ के कारण ही ये सरकार गिरेगी। तो उसमें बीजेपी की कोई भूमिका होगी? मैंने कहा है कि तो आप सरकार बनाएंगे? कांग्रेस के आप सरकार बना सकते हैं? कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण जब ये सरकार गिरेगी तो जनता तो पहले से ही चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार 27 सीटें थी, मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी और देश में कितनी मिलेंगी? मध्य प्रदेश में अभी 26 सीटें हमारे पास हैं
हम 26 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये हमारा आकलन है। ये आकलन के पीछे आधार है, कारण है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, लेकिन जहां जहां जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है। जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से बने। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने। जनता चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम प्रारंभ की है वो अपने परिणाम तक पहुंचे। जनता चाहती है कि देश में विकास के जो कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुए हैं, लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनको सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़कें बनी हुई दिखाई देंगी। सपने में नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान बनाए दिखाई देंगे। सपने में नहीं सोचा था कि माताओं बहनों के सम्मान के लिए घर घर शौचालय बनेंगे, 10 करोड़ शौचालय बन जाएंगे। लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि एक साथ 5 लाख रुपए की आयकर सीमा से छूट उनको मिल जाएगी। इसलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बनाकर बैठी है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हम ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर ही भारी बहुमत के साथ केंद्र में भी आ रही है, मध्य प्रदेश में। तो ये महागठबंधन और विपक्ष का गठबंधन ये कुछ असर नहीं करेगा? देखिए, हमारे केंद्रीय नेताओं ने पहले ही कह दिया था, जिसको महागठबंधन कहा था, ये वास्तव में महामिलावटी बंधन था, और जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया है। जनता में इसकी स्वीकृति नहीं है, और इसलिए ये सारे के सारे जो किन्हीं स्वार्थों के कारण एक हुए थे, लेकिन ये परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है, ये सारे असफल होने जा रहे हैं। पूरे देश में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कभी सीटें नहीं मिली, अब वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं। राकेश जी, ये तो जनता तय करेगी जब परिणाम आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि आखिर देश की जनता 23 तारीख को किसे चुनती है देश की सत्ता पर बैठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 2019 के चुनाव के लिए इंतजार करना होगा कि जो बातें राकेश सिंह जी, जो कि खुद जबलपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कही हैं वो सच हैं, या परिणाम इसके इतर निकल कर आना होगा। इंतजार करेंगे हम लोकसभा चुनाव परिणाम का, और देखेंगे कि आखिर दंगल के दबंग के तौर पर कौन बैठता है देश की सत्ता पर। फिलहाल इतना ही।